हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो सेकेंड बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका लेसन था। उसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब, ब, कुछ 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 पढ़ाया था। उससे आगे मैं आपको आज लेकर चलूंगा। उससे पहले मैं अगर वीडियो को शुरू करने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें। पिछले वीडियो में मैंने जो जो पढ़ाया था उसको मैं एक बार तेज़ी से रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो सेकेंड वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ उस पर मैं चलूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं जान लेता कल मैंने क, कल पिछले वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया था। राष्ट्रीय एकता क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकता क्या होता है तो इसके बारे में आइए जानते हैं। एक देश में मतलब एक देश में अगर मान लीजिए भारत है। भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक वर्ग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी में एकता है, सभी में भाईचारा है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो उसे ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। तो इसको हमने समझ लिया, इसको समझ लिया। अब समझते हैं अखंडता। अखंडता का सीधा मतलब होता है जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे अखंडता कहते हैं। भारत की आज़ादी, भारत के कब आज़ाद हुआ आइए उसके बारे में जानते हैं। सन 1947 को 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। जब 14 और 15 के मध्य रात्रि यानी 12 बजे, जब 12 बज रहा था तब उस वक्त हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो आप बताइएगा जवाहरलाल नेहरू ही थे। इस जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था तो नेहरू जी ने संसद में जाकर संसद में जाकर जो स्वतंत्रता को संबोधित करते हुए एक भाषण दी, जिस भाषण का नाम था भाग्य बधू चिर प्रतीक्षित। जब हमारा देश आज़ादी के लड़ाई के समय दो बातों पर सब की मंजूरी थी। जब हमारा देश स्ट्रगल कर रहा था, जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था, तो उस वक्त दो बातों को रखी गई। पहला बात था कि देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर देश आज़ाद होता है तो हमारा देश जनता के जनता के अधिकार में चलाया जाएगा। उसके बाद दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, गरीबों और कमजोर किसान का खास ध्यान रखा जाएगा। जब हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा तो सभी पर बराबर बराबर अब सभी को बराबर अवसर दिया जाएगा, सभी का बराबर विकास, सभी पर सबके भले के लिए काम किया जाएगा। अगर कोई पिछड़े गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, कमजोर किसान है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस बात को आज़ाद आज़ादी के लड़ाई के वक्त ये दोनों बात को रखा गया आज़ादी के लड़ाई के वक्त। एक और टॉपिक है, 1947 में जिन हालात में भारत आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसी स्थिति में हो आज़ाद हुआ हो। आज़ादी तो मिली लेकिन देश का बंटवारा हो गया। देख, कहने का मतलब है कि 1947 में जिन हालात में भारत आज़ाद हुआ था, तो उसी हालत में हर देश आज़ाद हुआ था। लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश का विभाजन हो गया। ऐसा किसी भी देश के साथ नहीं हुआ कि वह आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद विभाजन हुआ, जिसके चलते भारत में
भूखमरी की स्थिति आ गई, अकाल पड़ गई, जिसके चलते आज हमारा भारत बहुत ही जिसके चलते आज भारत हमारा बहुत पीछे। अगर आज हमारा भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो आज हमारा भारत बहुत आगे होता। नोट है, नोट नोट लिख लीजिएगा। नोट में क्या है, महात्मा गांधी ने कहा था 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त महात्मा गांधी कोलकाता में थे। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो आप लिखिएगा कोलकाता। अब कोलकाता में वे क्यों थे तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, जो कोलकाता जो बंगाल था उसमें सबसे अधिक मुस्लिम रहते थे। तो उस मुस्लिम को समझाने के लिए महात्मा गांधी वहां गए और भाषण दिए। उस भाषण में कहते हैं कि कल हम अंग्रेजी शासन से आजाद हो जाएंगे, लेकिन कल हमारा भारत का बंटवारा भी हो जाएगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी एवं गम दोनों का दिन है। वे उस भाषण में कहते हैं कि सभी मुस्लिमों को कि हम तो कल ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हमारा देश का कल बंटवारा भी हो जाएगा। तो देश आज़ाद होने की खुशी भी है और देश का विभाजन होने का गम भी है। आज़ादी के बाद नए नए राष्ट्र की चुनौती, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद देश का विभाजन भी हो गया। उसके बाद जो हमारा भारत था वह कई गुटों में बटा हुआ था, लगभग 552 52 रियासतें थी। इसे एक कैसे करना है, तो इसकी एक बड़ी समस्या थी। इस पर बात बात विमर्श किया गया। तो इस पर बात विमर्श करने के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई जो राष्ट्र के निर्माण में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। तो उसमें से पहला चुनौती था एकता एवं अखंडता। कहने का इस एकता और अखंडता का कहने का मतलब है कि भारत में कई धर्म, कई जाति, कई वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें हमें एकता एकता रखनी है, ना कि सभी में लड़ाई करवा देना है। अखंडता, हमारा अगर देश का निर्माण होगा तो वह कभी ना टूटेगा, वैसा देश का निर्माण किया जाएगा। तो पहली यही समस्या थी कि जितने भारत में कई धर्म, कई जाति के लोग रहते हैं, तो सभी में एकता कैसे बनाया रखा जाएगा। दूसरा बात अखंडता, हमारा देश का निर्माण इस तरह से किया जाए कि आगे आगे जाकर हमारा देश टूटे ना। उसके बाद अगला चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखना। जब हमारा देश भारत आजाद हो गया उसके बाद जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो दूसरा चुनौती यह था कि लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। तो संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई। संविधान जब बन रहा था तो उसमें मौलिक अधिकार, लोगों को अधिकार देने की गारंटी दी गई और सभी को मतदान का भी अधिकार दिया गया और सभी को सभी को मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि लोकतंत्र ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होंगे। मतदान देने का भी अधिकार दे दिया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने जब राष्ट्र का निर्माण कर रहा था तो उन्होंने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व देश में लोकतंत्र को अपनाया। तीसरा चुनौती था सबका विकास हो ना कि एक का। तीसरा चुनौती था कि देश के निर्माण में तीसरा चुनौती था कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वे गरीब हैं, चाहे वे अमीर हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, निम्न जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी का विकास बराबर किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा किस तरह से किया जाए, एक यह चुनौती थी।
कराची, पाकिस्तान में 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संविधान सभा अध्यक्ष ने भाषण दिया। मोहम्मद अली जिन्ना थे और कहा, देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था तो उससे 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बनेगा उसका संविधान बन रहा था, तो उसके सभा में अध्यक्ष में भाषण दिए मोहम्मद अली जिन्ना और कई भाषण दिए। तो उस सभा में मोहम्मद अली जिन्ना भाषण देते हुए कहते हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो धर्म अधिक हैं और जो धर्म कम है, जो समुदाय अधिक है और जो समुदाय कम है, उनकी जो परेशानियां है उसे दूर करने के उद्देश्य से उनके उनके उस जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं। अगर मुसलमान की बात की जाए तो इसमें पठान, पंजाबी, मुस्लिम, शिया और सुन्नी आदि बड़े हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर मैं मुसलमान की बात करूं तो मुसलमान में भी पठान आ जाते हैं, पंजाबी मुस्लिम आ जाते हैं, शिया और सुन्नी मुस्लिम आ जाते हैं, बंगाली मुस्लिम आ जाते हैं। तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे थे। जिस तरह से मुस्लिम इस पठान, पंजाबी मुस्लिम, शिया, सुन्नी और बंगाली मुस्लिम में बटे हुए हैं, उसी तरह हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी, बिहारी अनेकों में बटे हुए थे, समुदाय में बटे हुए थे। लेकिन आप पाकिस्तान में आज़ाद हैं। आप मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं या किसी अन्य पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। आपका धर्म, जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना नहीं है। आगे बोलते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में आ जाते हैं तो आप पाकिस्तान में आज़ाद रहेंगे। आप पर किसी भी तरह की खतरा नहीं रहेगा। आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, आप चाहे तो मस्जिद भी जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। आप चाहेंगे आप हिंदू धर्म भी अपना सकते हैं, मुस्लिम धर्म भी अपना सकते हैं, आप बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, अन्य धर्म अपना सकते हैं। आप पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो पाकिस्तान के जो संविधान बन रहा था उस सभा में इस बातों को रखा गया था ताकि जितने भी मुस्लिम थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे वे पाकिस्तान आवे। बस इतना ही था पिछले वीडियो में। मैं अब आगे की ओर बढ़ूंगा और आगे क्या कह रहा है आइए जानते हैं। आगे क्या कह रहा है जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री को पत्र में कहते हैं 15 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू देश के सभी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र में वे कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे चाहकर भी भारत को नहीं छोड़ सकते। वे इस पत्र में कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों की संख्या इतनी है कि अगर वे पाकिस्तान में भी चले जाते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ संख्या भारत में छूट ही जाएगा। वे भारत नहीं जाएंगे। कुछ मुस्लिम होंगे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भारत को स्वतंत्र कराने में कई संघर्षों को झेला। उस मुस्लिमों ने देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया, इसलिए वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। चाहे पाकिस्तान कितना भी मुस्लिम को उकसाए या गैर मुस्लिम को डराए भगाए, तभी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाएगा। चाहे पाकिस्तान वाले कितने भी भारतीय मुस्लिम को उकसाए कि भारत आप पर अत्याचार करेगा, आप भारत में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे, आपको भारत कुछ भी अधिकार नहीं देगा, तो कुछ भी बोले, लेकिन जो मुस्लिम है वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चाहे वे गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है उसे गैर मुस्लिम को डराए धमकाए, देखिए मैं गैर मुस्लिम को मार रहा हूँ, धमका रहा हूँ, आप पाकिस्तान आ जाइए,
तब भी जो मुस्लिम है वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत में जितने भी अल्पसंख्यक धर्म हैं उनके साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। जवाहरलाल नेहरू पत्र में आगे कहते हैं कि जो भारत में जिनकी जो धर्म की संख्या बहुत कम है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम, ईसाई, उनके साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी जो सभ्यता संस्कृति है उसका मान सम्मान करना चाहिए। उनके साथ शालीनता के साथ पेश आना आना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा 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 भी करनी होगी। रक्षा, ये नहीं होगा, गलत होगा, सनी लिख, रक्षा भी करनी होगी। पत्र में वे आगे कहते हैं कि जो भारत में अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक का अधिकार देना पड़ेगा। उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। उसके बाद उनको अधिकार देना चाहिए, उनको मतदान देने का अधिकार होगा। ये सब अधिकार दिया तो फिर उसके बाद कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, अगर हम इस सब में कामयाब नहीं होंगे, नहीं होते हैं तो यह नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा, गलत है, फैलाएगा लिख लीजिएगा, ऐसे फैलाएगा, ऐसे होगा, फैलाएगा। तो आगे कहते हैं कि अगर हम ये सब नहीं कर पाए, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, धर्म है, उन पर अगर हमें अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाए तो ये नासूर बन जाएंगे, ये देश के खिलाफ आंदोलन करेंगे जो कि राज्य व्यवस्था में जहर फैलेगा, जो राज्य व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। जब 15 अक्टूबर 1947 का दिन था जब जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में नेहरू जी कहते हैं कि भारत में इतना अधिक मुस्लिम है, वे चाहकर भी पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर वे पाकिस्तान भी अगर गए तो कुछ मुस्लिम भारत में रह जाएंगे। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम को कितना भी उकसाए, लेकिन मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाएगा। चाहे वे गैर मुस्लिम को मारे, धमकी दे, कुछ भी करे, लेकिन मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके बाद पत्र में वे आगे कहते हैं कि हमें इनकी सभ्यता के साथ इनकी संस्कृति का मान सम्मान करना चाहिए, इनको अधिकार देना चाहिए, इनको नागरिकता की अधिकार देना चाहिए, इनको मतदान का अधिकार देना चाहिए। लेकिन अगर ये सब में अगर हम असफल रहे तो ये देश के प्रति आंदोलन करेगा जो कि राज्य व्यवस्था के लिए एक खतरा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे क्या कह रहा है, तो अगला टॉपिक क्या है, द्विराष्ट्र की स्थापना। द्विराष्ट्र की स्थापना, विभाजन, विस्थापना और पुनर्वास। द्विराष्ट्र का मतलब आप समझते हैं, द्विराष्ट्र का मतलब होता है दो देश। द्विराष्ट्र का मांग किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र की मांग किया था। कब किया था, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग किया था। अब से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग क्यों किया, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग इसलिए मुस्लिम लीग ने किया क्योंकि उनको पता चला, उनको लग रहा था कि भारत में मुस्लिमों की संख्या कम है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में है। अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो मुस्लिम को भारतीय अधिकार नहीं देंगे, उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनकी सभ्यता, उनकी जो संस्कृति है, उनके साथ उनका
मान सम्मान नहीं करेंगे, इसीलिए मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का मांग किया और अलग देश पाकिस्तान का मांग किया था। विभाजन तो आपको पता होगा कि किसी एक चीज से दूसरा चीज अलग कर देना ही विभाजन कहलाता है। विस्थापन मतलब विभाजन कर उसकी स्थापना करना विस्थापन कहलाता है। और पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब होता है कि मानिए पाकिस्तान है, ये भारत है, तो कुछ नागरिक उठकर यहाँ आए बसने के लिए, और कुछ जो हिंदू थे वे भारत में आकर बस गए, और जो मुस्लिम थे वे पाकिस्तान में जाकर बस गए, तो इसी को पुनर्वास कहते हैं। तो आइए समझते हैं। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग मैंने बता दिया कब स्थापना हुआ, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत अलग देश की मांग की थी, मुस्लिमों के लिए अलग देशों की मांग की थी। मुस्लिम लीग के अनुसार, इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम का दो कौम का था, इसीलिए मुसलमान के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र की मांग करते हुए कहता है कि भारत किसी एक धर्म या एक समुदाय का देश नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों का कौम है, दोनों का देश है। इसीलिए मुस्लिम के लिए एक अलग देश चाहिए, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रहेगा, ना कि वहाँ पर हिंदू नहीं रहेगा। तो मुस्लिम लीग ने यही मांग किया था। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद होते हुए हमारा भारत का विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद दो देश का निर्माण हुआ, एक का नाम था भारत और दूसरा का नाम था पाकिस्तान, जो कि अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ब्रिटिश इंडिया का मतलब आप समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत पाकिस्तान और इंडिया दोनों आते थे। तो जब भी मैं ब्रिटिश इंडिया का बात करूं तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही देश थे। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश इंडिया क्या था उस वक्त। ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान और भारत अलग नहीं था। तो ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ब्रिटिश इंडिया जो था वो भी चाहता था कि भारत का विभाजन हो जाए, पाकिस्तान बन जाए। वो तो पहले शासन किया भारत पर, जितना भी ब्रिटिश था वो पहले भारत पर शासन किया, भारत को कमजोर किया। उसके बाद भारत को और कमजोर करने के लिए इसके विभाजन में पूर्ण रूप से सहायता किया पाकिस्तान का। उसके बाद आगे कांग्रेस ने द्विराष्ट्र का विरोध किया, लेकिन 1940 के दशक में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी का जोर रहा और अंततः पाकिस्तान की मांग मान ली गई। कांग्रेस जो एक पार्टी है जिसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने ह्यूम ने ह्यूम ह्यूम ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा 1885 में। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने। तो जो कांग्रेस था उसने जो द्विराष्ट्र, दो अलग देश का मुस्लिम के लिए अलग अलग देश की मांग किया गया था, उसका विरोध किया कि नहीं, मुस्लिम भी भारत में ही रहेगा, मुस्लिम के लिए अलग देश नहीं होगा, यह हरगिज से नहीं होगा। लेकिन 1940 के दशक में, जब 1940 का दशक चल रहा था, दशक का मतलब आप समझते हैं, दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 1940 का दशक था, तो 1940 से लेकर 1949 तक में जो समय आता है उसे 1940 के दशक कहते हैं। तो 1940 के दशक में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी का जोर रहा। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कई चुनौती थी और ब्रिटिश शासन की भी भूमिका थी, जो कि
द्विराष्ट्र की मांग में काफी भूमिका निभाई, देश को विभाजन में काफी भूमिका निभाई, जिसके बाद अंत में देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने का मांग को मानना पड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो करना ही है। वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें ताकि वे भी क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी तैयारी अच्छी से अच्छी तरह से कर सके। विभाजन के वक्त आई मुख्य समस्या, जब हमारा देश का विभाजन हो रहा था तो कौन कौन सी समस्या आया था तो उसको बारे में जानते हैं। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था और उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। जिस भूभाग को हमारा प्यारा इंडिया इंडिया पाकिस्तान भारत था, उसे आज़ादी के बाद विभाजन कर बंटवारा कर उसे दो भागों में बांटकर इंडिया और पाकिस्तान में कर दिया गया। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया था, मतलब जहां मुस्लिम की संख्या ज्यादा होंगे वह पाकिस्तान का क्षेत्र और शेष बचा भूभाग भारत का होगा। देश का जब विभाजन किया जा रहा था तो देश का विभाजन किस आधार पर किया जाए, क्योंकि क्योंकि कुछ मुस्लिम पूर्व की साइड में थे तो कुछ मुस्लिम, सबसे ज्यादा मुस्लिम पश्चिम साइड में थे और पूर्वी साइड में थे। तो मुस्लिम के लिए एक कौम यानी देश का निर्माण किस तरह से किया जाए, तो धार्मिक मामला पर मुस्लिमों के लिए अलग कौम का निर्माण किया गया। जहाँ और इसमें था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम है तो पूरा भारत में मुस्लिम फैला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में और हैदराबाद में सबसे अधिक मुस्लिम मुस्लिम रहते थे। तो तीन क्षेत्र को कैसे हम दे दें पाकिस्तान को, तो एक समस्या थी कि मुस्लिम तो पूरा भारत में फैला है, तो मुस्लिम इधर तो चले जाएंगे, ये मुस्लिम इधर चले जाएंगे, लेकिन इधर जो पश्चिम दक्षिण भारत के जो मुस्लिम थे वे किधर जाएंगे, तो एक एक बहुत बड़ी समस्या थी। विभाजन के वक्त यहाँ भी कई किस्म की कठिनाई विभाजन के वक्त कई प्रकार की कठिनाई आई, तो उसके बारे में जानते हैं। तो पहला कठिनाई था, अब ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम ना हो। कहने का मतलब है कि मुस्लिम इंडिया मतलब भारत पाकिस्तान का तब विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक ही था। तो उस वक्त हर जगह हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में मुस्लिम थे। यहाँ यहाँ पहले थोड़ा मैं भारत का मैप बना देता हूँ। नहीं, मान लीजिए भारत है, ये भारत, ये भारत है। तो यहाँ और ये भी है ना भारत। तो यहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी मुस्लिम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर यहाँ पर भी, यहाँ सब हर जगह हर क्षेत्र में मुस्लिम मुस्लिम बसे हुए थे। पर दो जगह थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थी। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी भाग जो बंगाल का क्षेत्र आता था और इधर इधर जो पश्चिमी उत्तर का क्षेत्र आता था, यहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम थे। सबसे अधिक देश में सबसे अधिक मुस्लिम यहीं पर थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी उत्तर भाग में सबसे अधिक मुस्लिम थे। एक पश्चिम और एक पूरब, मैंने बताया पश्चिम में और पूरब में मुस्लिम सबसे अधिक थे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या था, ऐसा कोई भी तरीका ना था जिससे कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। फिर यहाँ यहाँ पर एक फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच भारत का एक बड़ा भूभाग भूभाग होगा।
भूभाग रहेगा, या फैसला होने के बाद फिर एक समस्या जन्म लिया। इधर इधर तो बंग, इधर तो बंगाल था, इधर तो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र था जिसमें पंजाब उंजाब हरियाणा राजस्थान आता, गुजरात आता था। तो इधर भी मुस्लिम था, इधर भी मुस्लिम था, मैंने आपको बताया। तो ये वाले मुस्लिम इधर कैसे जाएंगे, ये वाले मुस्लिम कैसे इधर जाएंगे, तो एक बड़ी समस्या थी कि इधर भी मुस्लिम है, पूर्वी भाग में भी मुस्लिम है, पश्चिमी भाग में मुस्लिम है। तो इन मुस्लिमों के लिए एक एक देश का निर्माण किस तरह से किया जाए, तो बहुत सोच विचारा किया गया। तो इधर जो बंगाल का भाग था इसका विभाजन कर पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और इसका विभाजन कर पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो इधर का जो मुस्लिम थे इधर इधर आ गए, और इधर का जो मुस्लिम थे पूर्वी पाकिस्तान में आ गए, और जो पश्चिमी उत्तर के भाग थे वे पश्चिमी पाकिस्तान में आकर रहने लगे। लेकिन ये भी और भी समस्या हो गई। जो इधर हैदराबाद के इलाके में मुस्लिम थे वे किधर जाएंगे, पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। पहला समस्या तो यह था। अब दूसरा समस्या हम समझते हैं। दूसरा समस्या यह था, अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग यानी मुस्लिम समुदाय के सभी लोग, अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग पाकिस्तान जाने को राजी थे। जैसे कि आप जान लीजिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि महान आदमी थे, जो कि पश्चिमोत्तर भारत के प्रांत के निर्विवाद नेता थे, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सभी मुस्लिम जितने भी मुस्लिम मतलब कुछ मुस्लिम थे वे तो चले गए पूर्वी पाकिस्तान, और कुछ मुस्लिम थे जो चले गए पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन भारत में कुछ मुस्लिम थे वे ना कि वे पूर्वी पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना वे पश्चिमी पाकिस्तान में जाना चाहते थे। वे सिर्फ भारत में रहना चाहते थे। जैसे कि आप जानते होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान वे जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसका विरोध किए कि नहीं, मुस्लिम के लिए अलग देश का निर्माण नहीं होगा, मुस्लिम भी भारत का एक अंग है, भारत का बेटा है, भारत में ही रहेगा ना, भारत के लिए अलग इस मुस्लिम के लिए अलग देश का निर्माण नहीं होगा। तो इन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन तभी पाकिस्तान का मांग हो गया और पाकिस्तान बन भी गया, जो कि बहुत दुखी का बात है। उसके बाद तीसरी समस्या क्या थी, तो तीसरी समस्या और भी भयंकर थी। दो समस्या से भी ज्यादा तीसरी समस्या भयंकर थी। तीसरी समस्या जितना दो समस्या नहीं नुकसान दिया उतना समस्या तीसरी समस्या दिया। तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में कई हिस्से ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम ज्यादा थे। जैसे कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो इधर जो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र था और इधर पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ तो मुस्लिम थे ही थे मुस्लिम, ये सब मुस्लिम थे। लेकिन कुछ इधर हिंदू मतलब गैर मुस्लिम मतलब जानते होंगे कि हिंदू भी इधर थे। तो इनको इनको जब हमारा देश का विभाजन हो जाएगा तो इस क्षेत्र में जो हिंदू रह रहे थे, तो इनको भारत में कैसे लाया जाए, तो एक बड़ी समस्या थी। क्योंकि ये मुस्लिम तो पश्चिमी पाकिस्तान में चले जाएंगे, पश्चिमी पाकिस्तान में रह जाएंगे, मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान में रह जाएंगे। लेकिन हिंदू का क्या होगा जो उस क्षेत्र में रह रहे थे, क्योंकि भारत देश में हर जगह मुस्लिम थे, हर जगह हिंदू थे। तो एक बड़ी समस्या थी। जहां फिर फैसला हुआ कि बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। लेकिन 14 से 15 अगस्त के जो 1947 के जो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा देश भारत एकाएक आजाद हो गया। लोगों को पता भी नहीं चला, को गलत या लिखा है, को पता पता भी पता भी पता भी नहीं चला कि वे वर्तमान में कहाँ है, भारत में है या पाकिस्तान में है।
इस बात का बात ही चल रहा था कि पूर्वी जो जो पूर्वी क्षेत्र में हिंदू रह रहे हैं, जो कि आगे जाकर पूर्वी पाकिस्तान बनेगा, जो पश्चिमी उत्तर में हिंदू रह रहे हैं, जो कि आगे जाकर पश्चिमी पाकिस्तान बनेगा, तो उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू को कैसे भारत में लाया जाए, भारत के इलाके में कैसे लाया जाए। तो इस पर बात विमर्श चल ही रहा था कि हमारा देश जो भारत था एकाएक आज़ाद हो गया, जो कि 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। तो इस क्षेत्र में जो हिंदू रह रहे थे, जो और जो मुस्लिम रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम जो रह रहे थे इस क्षेत्र में, तो इनको पता ही नहीं था कि हमारा देश तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हम पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं। इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। बस आज इतना ही है। फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और वीडियो को द एंड एंड करते हैं। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको क्लास ट्वेल्थ का जो क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ का जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, उसका मैं सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट का ही तैयारी करवाता हूँ। आर्ट्स सब्जेक्ट पर ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, ताकि बच्चे आर्ट्स में अच्छा नंबर लावे। ऐसे तो आर्ट्स के बच्चे जो ट्वेल्थ में आर्ट्स ले लिए बदनाम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आर्ट्स में भी आपको मेहनत करना पड़ता है और साइंस में भी आपको मेहनत करना पड़ता है, दोनों में सेम ही मेहनत करना पड़ता है। ये अफवाह मत फैलाइए कि आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हुए कमज़ोर होते हैं, साइंस वाले बच्चे जो होते हुए ज़्यादा तेज होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों में सेम मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बाय बाय। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।